वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। हमने ऑप्टिक्स की यूनिट 3 को स्टार्ट किया था। इंटरफेरेंस हमारी यूनिट का नेम है और आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं माइकलसन इंटरफेरेंस, यानी माइकलसन व्यतिकरण मापी। क्या है माइकलसन व्यतिकरण मापी और क्या क्या हमारे पास इसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर जो सिद्धांत का यूज है, कौन कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर यूजेबल किया गया। तो आपके सामने एक फिगर बनाया गया है व्यतिकरण मापी का, माइकलसन का है। हम इस फिगर के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका प्रिंसिपल क्या है, क्या इसकी वर्किंग होती है और किस तरीके से हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन प्राप्त होता है और क्या क्या हमारे पास इंटरफेरेंस की कंडीशंस आती है। तो सारा का सारा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिएगा। ओके, तो देखिए प्लीज माइकलसन व्यतिकरण। देखिए माइकलसन इंटरफेरेंस, हम इसके अंदर देखिए आपके सामने एक फिगर दिया गया है। फिगर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर पॉइंट कौन कौन से पढ़ने वाले हैं, पहले उनको देख लीजिए। माइकलसन व्यतिकरण मापी है, सबसे पहले हम इसके सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? सिद्धांत। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर हमने माइकलसन जो व्यतिकरण मापी को बनाया। फिर हम देखेंगे इसके ऑपरेटर्स यानी उपकरण कौन कौन से लगे हैं इसके अंदर, ये भी देखना जरूरी है। फिर हम कार्यविधि की ओर बढ़ेंगे, यानी इसकी वर्किंग क्या है, फिर इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, हम सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले सिद्धांत के लिए हम यहाँ पर एकल वर्णी यानी मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत लेते हैं। प्रकाश स्रोत, ओके, मोनोक्रोमैटिक प्रकाश स्रोत लेते हैं, जिससे हम ऐसे प्रदर्शित किया गया है। सारी डिटेल बताऊंगा, पहले आप इन बातों को सुनिएगा। हम क्या करते हैं, एक एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत को किसी समतल पर यानी किसी समतल दर्पण पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपतित करवाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको बता दूं, ये मेरा एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत है, ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर आपतित करवाते हैं 45 डिग्री की समतल दर्पण पर, यानी जो प्लेनेक्स मिरर है उस पर 45 डिग्री का प्रकाश आपतित करवाने कर परावर्तित व अपवर्तित करवाई जाती है। यानी हम जो 45 डिग्री का जो एंगल का प्रकाश स्रोत है वो एक प्लेन यानी एक मिरर पर डालेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक तो परावर्तन करेंगे और एक अपवर्तित करेंगे, यानी हम रिफ्लेक्ट करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे। और परावर्तन व अपवर्तन से इस व्यतिकरण मापी के अंदर, इस प्रैक्टिकल के अंदर क्या करेंगे, दो दर्पणों की सहायता से जो प्राप्त किरणें हैं, अब देखिए दो दर्पणों की सहायता से जो प्राप्त किरणें हैं उनको हम क्या करेंगे, अध्यारोपण करेंगे। क्या करेंगे? सुपरपोजिशन करेंगे, दोनों किरणों को अध्यारोपण करेंगे। और अध्यारोपण से प्राप्त जो किरणें होंगी वो हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अब देखिए, अब आपको बड़ी डिटेल में बताई मैंने आपको बातें कि हमारे पास एक एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत होगा जो कि 45 डिग्री पर एक मिरर पर आपतित होगा। अब उस मिरर पर आपतित प्रकाश को क्या करेंगे, परावर्तित करना है और अपवर्तित करना है, यानी हम दोनों कंडीशन लगाएंगे, परावर्तन और अपवर्तन की। परावर्तित और अपवर्तित करने के साथ साथ हम एक दर्पण की सहायता से, हमारे पास दो मिरर लगे हुए हैं, डिटेल में बताऊंगा। अभी को हम ऑपरेटर्स के चलेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा कौन कौन सा मिरर कौन सा है। तो दर्पण की सहायता से हम दोनों किरणों को सुपरपोजिशन करेंगे, अध्यारोपण करेंगे, और इस अध्यारोपण की सहायता से हम क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण प्राप्त करेंगे और जिसे हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख लेंगे। और यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। हम इसी प्रिंसिपल को यूजेबल लेंगे, इसी प्रिंसिपल की सहायता से हम आने वाली प्रैक्टिकल्स को हल करने वाले हैं। चलिए सेकंड बात करते हैं। सेकंड आता है उपकरण। ऑपरेटर्स की बात करें तो सबसे पहला ऑपरेटर्स एस कहलाता है। देखिए अब एस क्या है, एस मेरा है एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत। बड़े ध्यान से देखिएगा आप, एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत।
अब ये मेरा क्या है, ये मेरा मिरर है जहाँ से एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत जाएगा। अब देखिए क्यों लगाया गया। अब कई बार ये सर यहाँ पर ये मिरर लगाने की क्या आवश्यकता थी। देखिए अब हमने क्या पढ़ा था इसी चैप्टर के अंदर, क्या पढ़े थे, व्यतिकरण मापी या सेकंड यूनिट जो हमारी थी उसके अंदर हमने जो त्रुटियां पड़ी थी, जैसे एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत फैल जाता है तो उसके लिए एक मिरर लगाया ताकि एक सुटेबल कंडीशन में हमारे पास क्या जाए। अब ये क्या है, ये मेरे पास एक पी मिरर है जिसे हम पी मिरर कहते हैं। अब ये सारी डिटेल में आपने बातें लिखनी है, मैं यहाँ पर इस चीज़ को इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर आपने जो जो बातें मैं उपकरण के बारे में बता रहा हूँ आपने उसको नोट डाउन करना है, लिखना है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, एस एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत, ओके, और यहाँ पर जो P है वो एक समतल दर्पण है, एक मिरर है जिसकी एक मिरर है, दर्पण है, कौन सा, समतल दर्पण है, और जिसके एक साइड क्या है, सिल्वर पॉलिश की गई है। क्या की गई है, सिल्वर पॉलिश, देखिए आपके सामने सिल्वर पॉलिश की गई है। C क्या है, अब C भी एक क्या है, दर्पण है जो कि P व P के जस्ट साथ में लगाया गया है, यानी P के जस्ट साथ में लगाया गया और 45 डिग्री पर लगाया गया है। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, 45 डिग्री एंगल्स पर हमने क्या करना है, इसको लगाना है। ओके, तो ये लगाने का पैटर्न भी देख लीजिए साथ में, क्योंकि ये वर्किंग का कार्य भी आ गया हमारे पास। PB मिरर है जिसके वन साइड पॉलिश की गई है, और पॉलिश कौन सी साइड की गई है, C वाले साइड के अंदर। बड़े ही ध्यान से देखना, पॉलिश इधर मत कर देना, पॉलिश किधर करनी है हमने, जहां पर C की साइड, आपने याद रखना है जिस साइड C होगा उस साइड हमने क्या करनी है, पॉलिश करनी है। सेकंड बात देखिए, अब यहां पर M1 और M2 दिए गए हैं, ये दो चीजें क्या दी गई हैं, ये भी दोनों जो हैं ये मीटर हैं, ये दोनों मीटर हैं, और ये दर्पण हैं, कौन से हैं, दर्पण, एक दूसरे के क्या है, लंबवत लगाए गए हैं, दो दर्पण लगाए गए हैं M1 व M2 एक दूसरे के अपोजिट, यानी एक दूसरे के अपोजिट क्या लगाए गए हैं, दर्पण लगाए गए हैं। अब बात करें T की, T जो है एक सूक्ष्मदर्शी है जिसे हम माइक्रोस्कोप भी कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी को, जिससे हम प्रकाश किरण को देखा जा सके, और ये हमारी आंख है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इस प्रैक्टिकल को देख सकते हैं। ओके, तो सिंपल वे के अंदर आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी देनी है कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हमारे पास नहीं है। ओके, तो 45 डिग्री पर एंगल पर हमारी प्रकाश किरण आई है, दो मिरर दी गए हैं, दोनों अपोजिट मिरर हैं। अब देखिए समतल दर्पण है, ये दर्पण है और दर्पण के आगे मीटर भी लगा हुआ है। हम इस मिरर को जो हमारे दोनों लगे हैं इसको अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, और ये दोनों क्या स्टेबल हैं, ये दोनों क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और इसको अपन क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं, जिस भी एंगल पर हमें, जिस पॉइंट पर हमें जाकर इसको रोटेट करना है, जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। अब बेहतरीन बात सुनिएगा, मैंने सिद्धांत के अंदर बताया कि हम दोनों किरणों का अध्यारोपण कराएंगे, यानी एक किरण को दूसरे किरण पर सुपरपोजिशन कराना है, यानी एक किरण दूसरी किरण पर सुपरपोजिशन कराना है। तो सुपरपोजिशन तब होगी जब दोनों इक्वल्ड होंगे, तो इसलिए हमने यहां पर मीटर का यूजेबल लिया है। थर्ड बात करें इसकी वर्किंग की, थर्ड बात करें इसकी वर्किंग की, वर्किंग किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगी। तो देखिए वर्किंग के अंदर क्या होगा, कार्यविधि, जिसे हम कार्यविधि कहते हैं, और जो जो बातें बता रहा हूं आपने नोट कर देनी है, क्योंकि बिकॉज सारा जो पैटर्न है वो बोर्ड पे लिखना संभव नहीं होता। अब देखिए वर्किंग क्या होगी, सबसे पहले वर्किंग, मैंने एस से प्रकाश स्रोत को डाला, वो क्या करेगा, प्रकाश स्रोत 45 डिग्री पर, यानी इस मिरर से जाएगा 45 डिग्री पर, सारी कहानी यहां पर है, 45 डिग्री पर मैंने इस दर्पण को ऊपर रख दिया। अब क्या करेगा, इस दर्पण पर रखते ही जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा वो दूसरे मिरर की ओर जा पाएगा, और कुछ भाग जो है वो इस मिरर की पॉलिश के कारण, देखिए थोड़ी सी, अब यहां पर मान लीजिए मेरा एक साइड जो है वो पॉलिश्ड है,
एक साइड पॉलिश्ड है, एक साइड क्या है, मिरर की वर्किंग कर रहा है। मैंने ऊपर से प्रकाश डाला, अब ये इस तरीके से टेढ़ा है और एक मिरर यहां पर और लगा हुआ है। यहां पर प्रकाश डालते ही कुछ भाग जो है वो दूसरे मिरर की ओर जाएगा, यानी कुछ भाग जो है वो दूसरे मिरर की ओर जाएगा और दूसरा मिरर इस मिरर को ट्रांसफर करेगा। ओके, और हमें एक ऐसी कंडीशंस बनानी है, एक ऐसी पोजीशन बनानी है जो हमारी दोनों किरणों को, दोनों प्रकाश की किरणों को सुपरपोजिशन कर दे, अध्यारोपण कर दे। तो हम एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जो इसके लंबवत होगी, जो इसके परपेंडिकुलर होगी। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू द परपेंडिकुलर लाइन टू बी कंटेनिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो देन वी नो दैट द ऑलवेज, देखो दोनों ऑलवेज कब, जब ऑलवेज किरणें जब कब हमारे पास परपेंडिकुलर होगी, जब हम उनकी दूरियों को, उनकी डिस्टेंस को बराबर कर दें। जब उनकी डिस्टेंस को, दूरियों को बराबर कर दें तो हमारी जो अध्यारोपण की स्कीम है, अध्यारोपण की पॉलिसी है, पॉलिसी तो है, हमने यहां पर पॉलिसी यूज करनी है, कौन सी, सुपरपोजिशन की, और इस पॉलिसी को यूजेबल करेंगे। और हमें यहां पर कैसे दिखाई देगा, देखिए अब जब ये दोनों अध्यारोपित होंगी तो हमारे पास एक सूक्ष्मदर्शी लगा होगा, हम उसके एंगल को सेट कर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक प्रकाश किरण देख सकते हैं और इस किरण को क्या कहा जाता है, माइकलसन। अब देखिए माइकलसन मोरले, अब यहां पर माइकलसन मोरले भी कई बुकों में लिखा जाता है। आप जब फर्स्ट ईयर के अंदर थे तब भी आपके अंदर एक टॉपिक आता था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, तो वही है और यहाँ पर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं है, परंतु वो हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर था जहाँ पर मैकेनिक्स का पार्ट था। यहाँ पर हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स के अंदर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत की बात की है। तो हमारे पास एकल वर्णीय, हम मोनोक्रोमेटिक प्रकाश स्रोत की बात कर रहे हैं, जो कि सिंगल प्रकाश स्रोत होता है, तब हमारे इस ऑप्टिक्स के अंदर ये पूछा जाता है। ओके, तो हमें तो कैलकुलेट क्या करना है, देखिए हमें तो व्यतिकरण के बारे में जानना है, हमें तो व्यतिकरण के बारे में, टारगेट क्या है, यहाँ पर कोई किरण आए कोई जाए, हमें देख लिया कि किरण को किस तरीके से परावर्तित करते हैं, किस तरीके से हम प्राप्त करते हैं, मेथड्स देख लिया। हमें कैलकुलेट करना है व्यतिकरण, और व्यतिकरण में कौन सा, संपोषी और विनाशी। बस हमारा टारगेट ये है कि हम इन दोनों कंडीशंस को पार कर लें, पथांतर कैलकुलेट कर लें, डेल्टा कैलकुलेट कर लें, और शायद 1 या 2 कंडीशन आए कि या लैम्डा कैलकुलेट कर लो या इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर लो, वेवलेंथ कितनी आएगी और या पथांतर कितना आएगा। हमें सिर्फ इतना ही कार्य करना है, इतनी बात को कंसिडर करना है। तो इसका मेथड जो है वो आप देखिएगा, मेथड्स किस तरीके से यूजेबल करेंगे, इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से हमारे पास प्राप्त होगा। अब क्या करेंगे, देखिए अब हम जब वर्किंग पढ़ चुके हैं इसकी, तो हमें कैलकुलेशन करनी है कि कौन कौन सी हमारे पास फ्रिंजेस प्राप्त होंगी। अब फ्रिंजों की बात करें, अब मैं फ्रिंजों की बात कर रहा हूँ। अब देखो फ्रिंजों के लिए हमारे पास 2 तरीके की फ्रिंज आ सकती है, एक तो सर्कुलर फ्रिंज यानी वर्ताकार फ्रिंज, और सेकंड कहा जाता है स्थानीय, यानी हमें ध्यान नहीं है, जिसे हम लोकल कह दें। अब देखिए वर्ताकार फ्रिंज हम पढ़ चुके हैं, किस तरीके की वर्ताकार फ्रिंज, इस तरीके से वर्ताकार सर्कुलर जो फ्रिंज बनती है। और स्थानीय फ्रिंज के अंदर देखिए ये फर्स्ट पार्ट का है जिसे हम वर्ताकार कहते हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा आपको। और ये स्थानीय फ्रिंज, अब देखिए स्थानीय फ्रिंज होगी वो एंगल के अनुसार चेंज करेगी, यानी हम जब कोई भी फ्रिंज को बनाएंगे, कोई भी फ्रिंजेस बनाएंगे, वो किस पर डिपेंड होगा, वो उसके एंगल पर डिपेंड होगा, कितने एंगल से किरण को परावर्तित किया गया और कितने एंगल से किरण को अपवर्तित किया गया। ओके, तो यह स्थानीय फ्रिंज की बात करें अपन। स्थानीय फ्रिंज के अंदर क्या होगा, स्थानीय फ्रिंज जितने आपके एंगल होंगे, यानी ये थीटा पर क्या है, डिपेंड होगी। मान लीजिए मेरे पास थीटा 0 आता है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, और यदि 0 डिग्री पर एस जो है मेरा एकल वर्णीय प्रकाश स्रोत माना जाता है, तो 0 डिग्री पर ये किस तरीके से वर्किंग करेगा, मान लेता हूँ ये P है, ये क्या है P, और ये 0 डिग्री पर आपतित हो रहा है,
यानी 0 डिग्री पर आपतित होते ही यहाँ पर जो व्यतिकरण की किरणें हैं वो इस तरीके से जाएंगी, देखो इस तरीके से बनेगी। तो हम आगे पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास वो आएंगे, एंगल्स आएंगे। तो जो हमारे पास फ्रिंजेस है उसका रूप इस तरीके से होगा, ओके। और यदि मैं इसकी 45 डिग्री की बात करूं तो 45 डिग्री पर क्या होगा, देखिए 45 डिग्री पर क्या होगा, जब एक माध्यम, यहाँ भी 2 मीडियम होंगे, यदि इस दोनों मिरर को पतली फिल्म का माना जाए, देखिए तो यहाँ पर 2 बातें हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर डीपली जा रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। देखिए मेरे पास ये 2 तरीके की क्या है, ये 2 तरीके के मिरर हैं। मान लेता हूँ एक पतला फिल्म है और एक मोटी फिल्म है, यानी एक थिन जो फिल्म है और एक विड्थ फिल्म है, विड्थ थिन फिल्म है। अब देखिए फानाकार कह सकता हूँ उसे, फानाकार कह सकता हूँ। अब यहाँ पर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रकाश स्रोत जा रहा है, एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में प्रकाश स्रोत जा रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या जा रहा है, प्रकाश स्रोत जा रहा है। अब दोनों मीडियम में प्रकाश स्रोत है, यानी मेरा जो मीडियम का सिस्टम है वो दोनों मीडियम में चेंजेबल है, पहला पतला था फिर मोटा हो गया, ओके। तो दोनों मीडियम में क्या होंगे, एंगल्स चेंज होंगे, एंगल्स चेंज होते ही उसके प्रकाश स्रोत चेंज होंगे। हमारी जो बुक्स के अंदर हैं वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एस प्रकाश स्रोत यहाँ पर लिया है इसने और यहाँ से एक एंगल बनाएगा थीटा, और इस प्रकाश स्रोत को इस तरीके से बनाया गया कि आगे आगे रोटेट करे और इन एस डैश व एस डबल डैश वाली दोनों फ्रिंजों पर आपतित करवाया जाए, और यहाँ पर एक सर्कमस बन जाता है। अब देखिए यदि 45 का लूँगा यहाँ पर 45 का, तो इस तरीके से ये हमारे पास प्राप्त किरणें होंगी, ओके। तो ये मेरा M1 मान लो, ये मेरा M2 मान लो, यहाँ पर एक कोई मिरर लगा है, सिस्टम तो वही है, जस्ट हमने थोड़ा जूम करके दिखा दिया उसको। अब यहाँ पर बात करें कि पहला जो M1 पर प्रकाश गया है, M1 पर प्रकाश जाता है, वो परावर्तित होकर क्या करेगा, दर्पण को जाएगा, दर्पण को। अब दर्पण से टकराकर, अब देखो मैंने यहाँ पर प्रकाश M1 पर गया, M1 से टकराकर यहाँ आया, यहाँ से टकराकर यहाँ गया, फिर यहाँ से टकराकर यहाँ आएगा, आते ही इस पर सुपरपोजिशन होगा और हम क्या कर लेंगे, उसको कैच कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि इस डिग्री पर इस प्रकाश पर हमें अध्यारोपण की किरणें प्राप्त हुई, और वो है फ्रिंज हमें किस गोलाई में प्राप्त हुई, वो हम बातें डिस्कस करते हैं, ओके। तो हमने एक कंडीशंस पढ़ी थी कि यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक सरल से विघन माध्यम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो वहाँ पर पथांतर, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाता है, तो वहाँ पर पथांतर जो होगा, डेल्टा जो होगा 2d कोस थीटा, जो वहाँ पर पथांतर होगा 2d कोस थीटा माइनस का लेमडा बाई 2 के इक्वल होगा। समीकरण नंबर ए। देखो ये कंक्लूजन कहाँ से निकला। अब ये कंक्लूजन की बात करें तो हमने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मैथमेटिकल रिलेशन ज़्यादा नहीं करना है, हमने ज़्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ पर समझना है कि माध्यम में जो 2 माध्यम के अंदर हैं हमारी प्रकाश किरणें गई हैं, एक जो इस P वाले में और एक C वाले के अंदर। हमने जो भी यहाँ बातें की हैं वो आप लिख सकते हैं कि हमने M1 पर प्रकाश स्रोत डाला, M2 पर कैच किया, ओके। आपकी बुक के अंदर बड़ी डिटेल में दिया गया, मैं सिर्फ मैथमेटिकल रिलेशन और यहाँ प्रिंसिपल बताने के लिए आपको इस लेक्चर के माध्यम से बताया जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास पथांतर आ गया डेल्टा 2d कोस थीटा माइनस का लेमडा बाई 2। अब यहाँ पर यदि मैं संपोषी व्यतिकरण की बात करूँ, किसकी बात करूँ, संपोषी व्यतिकरण, यानी डेल्टा इज इक्वल टू एन लेमडा, तो 2d कोस थीटा माइनस लेमडा बाई 2, यानी एन लेमडा जो है वो क्या आएगा, 2d कोस थीटा आएगा n प्लस 1/2, या n प्लस ये कह दें 1/2 लेमडा।
और ये क्या होगा, अब हमने संपोषी व्यतिकरण की कंडीशन ली तो मेरे पास क्या हुआ, प्रदीप्त, यानी मुझे ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई, यानी n+12 लैम्डा। ये कौन सी फ्रिंज होती है, ये ब्राइट फ्रिंज होती है। यदि मैं संपोषी व्यतिकरण लेता हूं तो मुझे ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है। और इसके विपरीत, इसके अपोजिट क्या होगा, दैट विल बी से आई एम से टू डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज की बात करें तो डार्क फ्रिंज के लिए क्या होगा, 2d cos थीटा n+12 लैम्डा। ओके, तो हमने, मेरे पास इस तरीके का इंटरफ्रेंस होता है, λ/2 से λ/2 कैंसिल, 2d cos थीटा n लैम्डा, दैट इज डार्क फ्रिंज। तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, विनाशी व्यतिकरण की सहायता से कौन सा फ्रिंज प्राप्त होगा, डार्क फ्रिंज प्राप्त होगा। तो हमने फ्रिंजों की बात करनी है, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, तो हमने फ्रिंजों को कैलकुलेट किया, दोनों फ्रिंजें हमारे प्राप्त हुई। यदि हम संपोषी लेते हैं तो ब्राइट फ्रिंज प्राप्त होती है, विनाशी लेते हैं तो डार्क फ्रिंज हमें कैलकुलेट होती है। और ये फ्रिंज किस तरीके की होती है, ये फ्रिंज जो होती है ये सर्कुलर फ्रिंज है, हम वर्ताकार फ्रिंज की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर फ्रिंज है और जिनका dn है वो dn+p होगा। हमने लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ा था कि ये जो फ्रिंजेस हैं, इनकी फ्रिंज की जो डायमीटर्स हैं, व्यास हैं, ये n और n+p को डिनोट करता है। ओके, तो ये सारी बातें हैं, ये किसकी बातें हैं, ये वर्ताकार फ्रिंज की बातें हैं, जो सर्कुलर फ्रिंज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, यहाँ तक कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप सभी को। हमने इसको कैलकुलेट किया, आप चाहे तो इसकी डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमीटर कैसे, इसकी त्रिज्या को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायमीटर कैलकुलेट कीजिएगा, डायमीटर यानी रेडियस को यानी इसके व्यास को कैलकुलेट करना है, व्यास कैलकुलेट करना है। तो डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, अब हमें डायमीटर को कैलकुलेट करना है, व्यास को कैलकुलेट करना है। तो देखिए, हम इस तरीके से जो वर्ताकार फ्रिंज बना लेंगे। अब यहाँ पर हम ये लगाएंगे कौन सा, सूक्ष्मदर्शी। तो फ्रिंज कैलकुलेट करने का बेटर तरीका तो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी है, डायमीटर ये रहा। फ्रिंज यहाँ बनेगी तो यहाँ देखिए इस तरीके से, ये θn हो गया, ये rn दूरी होगी। अब देखिए nv फ्रिंज के लिए क्या होगा, rn जो होगी वो इसकी रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, d जो होगा वो इसका डायमीटर होगा। ओके, तो क्या आएगा मेरे पास, rn जो होगा वो d tan थीटा, या अपन ये कह दें कि tan थीटा जो होगा, tan θn जो होगा वो rn d होगा, और d क्या होगा, rn, जो मेरे पास rn की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, d tan θn। ओके, तो θn क्या है, n फ्रिंज का प्रतिरूप है। क्या है, n फ्रिंज का प्रतिरूप है। ओके, तो हम जानते हैं, अब कोई भी ले लीजिए, डार्क फ्रिंज ले लीजिए, संपोषी ले लीजिए, व्यतिकरण ले लीजिए। हम ये वाला रिलेशन लेते हैं, cos θn 2d cos θn = n लैम्डा, और यहाँ से क्या आएगा, cos θn कितना आ जाएगा, n λ/2d, और यहाँ से ये मेरे पास आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए हमें चाहिए tan थीटा, क्या चाहिए, tan थीटा। और tan थीटा कैसे आएगा, tan थीटा हमारे पास कोस एंगल आ गया, हम कोस की सहायता से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, साइन कर लेंगे, यानी जो कोस स्क्वायर थीटा n-1 क्या होगा, मेरे पास tan स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर tan की वैल्यू रख देंगे, rn क्या आ जाएगा, d रूट के अंदर n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4d² -1, ये हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। कोस स्क्वायर थीटा -1 = tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एज इट इज फॉर्मूला आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास रेडियस आ गई, डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, अपोन के अंदर ले जो डायमीटर आ जाएगा। तो हम इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी के लिए हमने सम फ्रिंजेस कैलकुलेट करी और ये कैलकुलेट करी, ये तो थी वर्ताकार की। अब हमने लोकल फ्रिंज की बात करी थी, स्थायी फ्रिंज की बात करी थी। यदि हम
जब वर्ताकार फ्रिंज की बात करते हैं तो एज इट इज डायग्राम होता है। एज इट इज का मतलब हमने जो सिद्धांत में कहा कि ये दोनों क्या रहते हैं, एक दूसरे के लंबवत। अब देखिए कंडीशन क्या है स्थाई फ्रिंज के लिए। स्थाई फ्रिंज का मतलब स्थाई नहीं रहती है, देखो ओके। तो यहाँ लोकल बात करें, लोकल फ्रिंज की बात करें, लोकल फ्रिंज का मतलब कह दें अपन ये कह दें स्थाई नहीं सॉरी स्थानीय, स्थानीय लिखा था वहाँ ओके। तो लोकल फ्रिंज की बात करें, अब मैं कहता हूँ कि M1 व M2 क्या है, लंबवत नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकती है। अब 2D मेरे पास आएगा क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है 2D cos थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा ओके। तो या तो 2D मेरे पास आएगा और या थीटा n, यानी थीटा n और 2D की बात करो, पथांतर और इनके बीच का एंगल, पथांतर और इनके बीच का एंगल की बात कर रहा हूँ। अब स्थायी फ्रिंजें कौन सी होगी, हमने कंडीशन लिखी है कि M1 व M2 दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, लंबवत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यदि लंबवत नहीं है तो इस तरीके से आ सकता है, ये मेरा M1 और ये मेरा M2, ये थीटा होगा। और इस तरीके से आएगा तो मेरी जो फ्रिंजेस हैं, जो मेरी फ्रिंज हैं वो इस तरीके से अति परवलयाकार के रूप में होंगी, यानी यहाँ पर इस तरीके से आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कौन सी है, अति परवलयाकार ओके। सेकंड बात करें, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड बात करें। अब वो कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, तो मान लेते हैं 0 डिग्री पर है, यानी यहाँ पर फाई भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, 2D भी क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ फाई नॉट इक्वल टू 0 और 2D भी कितना होगा नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 0 डिग्री एंगल मानता हूँ, 0 डिग्री एंगल मान लेता हूँ, 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, वो कहता है 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी एंगल मान लेता हूँ, 0 नहीं होगा। अब 0 नहीं होगा, मान लेता हूँ 1 होगा, पॉइंट्स के अंदर होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें जो फ्रिंजेस होंगी वो स्ट्रेट लाइन प्राप्त होंगी, यानी समतल प्राप्त होंगी। और थर्ड कंडीशन के अंदर, यानी ये M1 है, ये M2 डैश है, ये M1 डैश है। थर्ड कंडीशन के अंदर क्या होगा, थर्ड कंडीशन के अंदर इसका उल्टा पार्ट भी कर सकते हैं अपन, यानी इस तरीके से मेरे पास यदि थीटा है तो ये M2 होगा, ये M1 हो गया। तो यहाँ पर भी मेरे पास उल्टी अति परवलयाकार की फ्रिंजें प्राप्त होने वाली है। तो बेसिकली हमने दो पार्ट्स कंप्लीट किए हैं, वर्ताकार और स्थानीय। वर्ताकार के अंदर क्या होगा, M1 M2 परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ परपेंडिकुलर नहीं है तो तीन कंडीशंस हमारे पास प्राप्त होगी। और दिस इज माइकलसन व्यतिकरण, यानी माइकलसन इंटरफेरेंस जो प्रैक्टिकल है, वो जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो बेसिक हमने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक बातें जो आपको बता रहा हूँ, इस डेरिवेशन को, इस क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सिद्धांत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिद्धांत। उसके बाद ऑपरेटर्स की बात करेंगे, उपकरण की बात, फिर हम कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि के बाद जो फोर्थ स्टेप आएगा वो हमारे पास आएगा फ्रिंज। और फ्रिंज में दो पार्ट्स कर रहे हैं, पहला वर्ताकार फ्रिंज और दूसरा स्थानीय फ्रिंज। ओके, और स्थानीय फ्रिंज के बारे में और वर्ताकार के में क्या लिखना, आपने डेल्टा कैलकुलेट करना है, और सेकंड पार्ट आपने डायमीटर कैलकुलेट करनी है। क्या करनी है, व्यास कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर आपने इस तरीके की वर्किंग करनी है। तो इसी पैटर्न से आपका ये क्वेश्चंस जो हैं वह कंप्लीट होगा, और यही हमारा क्या है, माइकलसन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने माइकलसन एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ओके, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो के माध्यम से आपको 5 मार्क्स देकर जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू, लव यू।